तो सेकंड सेक्शन है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें पहला जो न्यूज़ है वो है कि हमारा जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 का, उसका 25 साल जो है वो पूरा हो गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं उसका सिल्वर जुबली जो है वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किए गए थे। पहला पोखरण में सबसे पहले 1974 के अंदर किया गया था, जिसका जो ऑपरेशन नेम था वो स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। बाद में जाके वो अनसक्सेसफुल था। बाद में जाके क्या 1998 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो सक्सेसफुल जो है वो परफॉर्म किया गया था, एंड इसका जो कोड नेम था वो ऑपरेशन शक्ति था। अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करें, अब इंडिया में अगर हम देखें तो इससे पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या होता है? न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हम कहते हैं कि कोई भी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन प्रेजेंट है वो वॉर के समय एज वेल एज पीस के समय अपने न्यूक्लियर वेपन को कैसे इंप्लॉय करती है, हैंडल करती है, उसी चीज को न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहा जाता है। न्यूक्लियर वेपन की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करते हैं। तो 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, एक को फिजन रिएक्शन कहते हैं, दूसरे को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअल में जो एटम बम्स की हम बात करते हैं वो क्या है, ऑपरेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस पे, जहां पे एक हम कह सकते हैं कि हेवी मेटल जो है वो स्प्लिट कर जाता है, या हेवी एलिमेंट जो है वो स्प्लिट कर जाता है स्मॉलर एलिमेंट्स के अंदर। यानी कि हेवी एलिमेंट्स में क्या है कि जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा बढ़ने लगता है। अगर हम कहें तो एटॉमिक नंबर की तुलना में क्या है, मास नंबर ज्यादा बढ़ रहा होता है, जिसके कारण क्या है, जो न्यूक्लियस है उस एलिमेंट के एटम का वो क्या है, अनस्टेबल हो जाता है। एंड दैट वेरी न्यूक्लियाई हैज द और वी कैन से दैट वेरी न्यूक्लियस हैज द एबिलिटी टू गेट स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, और इसी के कारण से क्या है, न्यूट्रॉन जो है एमिट होते हैं एंड उससे रेडिएशंस भी निकलते हैं। तो एक हो गया फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन का कंस्ट्रक्टिव वर्क कह लो तो वो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इस्तेमाल करते हैं, जहां कंट्रोल लॉट्स वगैरह लगा के जो है हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, तो उसके जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम हार्नेस कर पाते हैं। दूसरा क्या हो गया, उसका डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन जो है वो एटम बॉम्ब्स कह लो। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ क्या है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनेगा। एंड ये जो है प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन का, यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। फ्यूजन में बहुत एनॉर्मस एनर्जी निकलता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उसको कंट्रोल हम नहीं कर पाते। एंड इस वजह से क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड हमारे पास कोई वर्किंग मॉडल जो है वो प्रेजेंट नहीं है। हाँ, देखा गया कि सुनने में आया कि चाइना के अंदर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे, जिसको हम आर्टिफिशियल सन भी कह रहे हैं, वो जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये पहला न्यूज़ था हमारा पोखरण टेस्ट को लेके। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि 2 ऑपरेशन नाम याद रखना, एक है 1998 में सक्सेसफुल हुआ था, दूसरा क्या है 1974 में पहला हुआ था। 98 में दूसरा हुआ सक्सेसफुल, 98 वाला है, 94 वाला जो है, सॉरी 74 वाला जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो सेकंड जो न्यूज़ है हमारा वो है यूनाइटेड नेशन को लेके। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना न्यूयॉर्क के अंदर है, 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल जो है वो वर्ल्ड के अंदर क्या है, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ओवरऑल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। सबसे पहला है जनरल असेंबली की हम बात करते हैं, दूसरा क्या है सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा सेक्रेटेरिएट है, चौथा जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, पांचवा जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, छठा जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम आईसीसी भी कहते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है। इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर जो है रहा था, अभी भी इंडिया क्या है, यूनाइटेड नेशंस का क्या है, मेंबर है। लेकिन हाँ, यूएनएससी का नहीं, यूएनजीए का मेंबर है, मतलब जनरल असेंबली का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे रोल जो है वो किए गए हैं हिस्टोरिकली भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि बहुत सारे डिस्टर्ब कंट्री के अंदर क्या है, जो पीस स्टैब्लिश करने में यूनाइटेड नेशन जो है काफी सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, साथ ही साथ कंप्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट है सूडान के अंदर। तो इनके थ्रू क्या है, पीस स्टैब्लिश किया गया इन जगहों पे। फिर यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है वो काफी सक्सेसफुल रही है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। और कहाँ पे किया जाता है कि जहाँ पे भी डिस्टर्ब है, मतलब पॉलिटिकली क्या है, काफी डिस्टर्ब होता है, बहुत सारे रिबेल जो है वो हम प्रेजेंट रहते हैं, डीस्टेबलाइज अगर रहता है तो डीस्टेबलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा रहता है, स्टेबलाइज जो है इकोनॉमी वगैरह चीजें नहीं रहती हैं। तो इस केस में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो फोर्स है वो क्या है, उस कंट्री के अंदर जो है स्टेबलाइजेशन करने में क्या है, एक तरीके से हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमको ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ को पढ़ना है। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स को लेकर 1948 के अंदर। फिर है एसडीजीज 2015 में क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने लगभग हम कह सकते हैं कि 2030 तक क्या है, कुछ एजेंडा को अचीव करने के लिए कुछ टारगेट सेट किए थे। टोटल एसडीजीज जो है वो कितने हैं, 17 है, हमें याद रखना है। ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंस एंड हम रिलीफ की बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज जो डिस्टर्ब होती है, जहाँ वॉर वगैरह डिक्लेयर रहता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजीज जो है वो कमीशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम देखें तो यूएनएचसीआर की बात करें, जैसे यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज एक है, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये सारे क्या हो गए, एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गए इन डिफरेंट रीजन्स। अगर हम इंडिया के रोल की बात करें इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि इंडिया जो है ओवरऑल मीडिएशन का बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ की डिप्लोमेसी काफी ज्यादा स्ट्रॉग है। एक नॉन अलाइन मूवमेंट भी इंडिया जो है उसका फाउंडिंग मेंबर था। शुरू में अगर हम देखा जाए तो 2 सेक्ट में या 2 फैक्शन में बटा हुआ था वर्ल्ड। एक तरफ हम देखें तो रूस लेड था, रशिया लेड, और दूसरी तरफ क्या है, यूएस लेड था। तो या तो कोई मैक्सिमम कंट्री इधर रहती थी या इधर रहती थी। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ज्वाइन किया नॉन अलाइन मूवमेंट को, कि भाई ना तो हम अमेरिका की तरफ रहेंगे ना तो रशिया की तरफ रहेंगे, हम जो है वो अपने ढंग से जो है वो काम करेंगे, खुद की सोवरेनिटी को मेंटेन करेंगे, खुद ही सेल्फ डिटरमाइन रहेंगे, और कोई भी दूसरी कंट्री का नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, कोई इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इंडिया काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में, क्योंकि हमारे जो फोर्सेज है जो पूरे वर्ल्ड में क्या है डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं इन पीस कीपिंग। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ क्या है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जिन्होंने क्या है इंडिया के खिलाफ क्या है एक रूलिंग पास किया है कि इंडिया जो है वो वायलेट किया है जीरो टैरिफ कमिटमेंट को अंडर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को। इंडिया इसके खिलाफ क्या अपील करता है कि भाई इंडिया अपील करने के दौरान ये बोलता है कि जिस समय ये एग्रीमेंट साइन किया गया था उस समय तो स्मार्टफोन था ही नहीं, तो टेक्नोलॉजी था ही नहीं, तो इस पे जो अगर हम देखें जो टैरिफ एलिमिनेशन का हम कह सकते हैं जो कमिटमेंट के वॉल्यूशन का जो
केस बना है इंडिया के ऊपर, वो केस ही कैसे बन सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन तो उस समय था ही नहीं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि WTO एग्रीमेंट्स में, तो एक जो है हमको देखने को मिलता है एग्रीमेंट एग्रीकल्चर पे, एग्रीमेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं। फिर दूसरा जो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करते हैं। तीसरा जो है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड की बात करते हैं। चौथा जो है वो है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की हम बात करते हैं। पांचवा जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज यानी कि GATS की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें छठा, तो सिक्स्थ जो है हमारा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, जिसको ट्रिम्स एग्रीमेंट हम कह सकते हैं। और लास्ट जो है वो एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे चर्चा जो है वो WTO का हुआ है, तो WTO के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। एंड ये एक प्रिंसिपल फोरम है, हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या है कुछ रूल्स को सेट करता है। अगर हम इसके जनरेशन की बात करें, जेनेसिस की बात करें, तो यहाँ से क्या है एस्टेब्लिशमेंट WTO का मर्राकेश एग्रीमेंट जो है जो कि साइन हुआ था 1994 में, यहीं से क्या है WTO की शुरुआत होती है। और मर्राकेश एग्रीमेंट क्यों साइन होता है, तो एक तरीके से एक राउंड ऑफ कंक्लूजन हमें देखने को मिलता है। मतलब एक राउंड है, हम कह सकते हैं मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन जो है, मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन, वो चलता है बिटवीन 1987 टू 1994, जिसको उरुग्वे राउंड कहते हैं। एंड यही क्या है कंटिन्यूस जो है बार बार मीटिंग्स होती थी, इसी का जो फाइनल कंक्लूजन हुआ इसी पे साइन होता है मर्राकेश एग्रीमेंट, और जो है एक तरीके का फाउंडेशन एग्रीमेंट जिससे क्या है WTO जो है वो फॉर्म करता है। जो एग्रीमेंट है वो क्या है इन्फोर्स कब हो रहा है 1 जनवरी 1995 से। WTO जो है वो एक तरह का सक्सेसर है। पहले अगर WTO से पहले अगर हम देखें तो GATT याद रखना हमको कि 1948 से क्या है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है वो एक मॉडर्न मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम के रूप में जो है वो काम कर रहा होता है। अगर हम WTO की बात करें तो एट प्रेजेंट 164 जो है वो मेंबर जो है वो प्रेजेंट है, एंड इट इज हेडेड बाय WTO डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इसके जो हेड है वो क्या है WTO के डायरेक्टर जनरल है। अगर हम इश्यूज़ की बात करें WTO से रिलेटेड, तो सबसे पहला क्या है कि कई बार देखने को मिलता है कि नेगोशिएशन के दौरान जो है वो डेडलॉक का सिचुएशन जो है वो अटेन हो जाता है। तो ये जो है जैसे कि अगर हम केसेस देखें तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर IPR जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मार्केट एक्सेस की बात करते हैं, तो कई बार कंट्रीज के बीच क्या है डेडलॉक भी जो है वो देखने को हमें मिलता है। डेवलपिंग कंट्री का ये भी कंसर्न होता है कि डेवलप नेशन क्या है एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या है डोमिनेट करते हैं नेगोशिएशंस को और अपने बेनिफिट के लिए क्या है काम कर रहे होते हैं, जिसमें घाटा जो है एक तरीके से लॉस जो है डेवलपिंग कंट्री को झेलना पड़ जाता है। कई बार देखने को मिला कि बहुत सारी ऐसी कंट्री जो है वो प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे क्या है फॉरेन जो भी इंपोर्ट होता है उस पर हाई टैरिफ जो है वो इंपोज करती है, जिसके कारण क्या है कि एक्चुअल में जो ट्रेड है वो क्या होता है हैम्पर हो रहा होता है। तो कुछ मेजर्स लिए गए WTO को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे क्या है कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो अच्छे ढंग से जो है वो काम करे, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव किया जाए ताकि जो लेजिटिमेसी है वो क्या है वो उस पर क्या है कोई शक ना करे कि अगर प्रोसेस क्या है पूरा का पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो ओवरऑल क्या है कि उस पर जो ट्रस्ट है या उस पर हम कह सकते हैं कि उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। फिर क्या है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर भी क्या है काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म की जरूरत है, एंड इस चीज़ को क्या है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी रिफॉर्म जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 की हम बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली क्या है 49th समिट हमको G7 कंट्रीज का देखने को मिला है हिरोशिमा जापान के अंदर, जहाँ पे क्या है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील इन सबको क्या है इनवाइट किया गया एज एन ऑब्जर्वर। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको G7 पढ़ना है। G7 क्या है एक इनफॉर्मल फोरम है जो भी लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है इनका। इसमें देखो याद जो रखना है वो G7, G8, G20 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे भी कि इस साल जो है क्योंकि इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है हमारे G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है याद रखने का तरीका बता रहे। सबसे अंदर अगर हम देखें तो G7 है। G7 में उस उप जाका जे फॉर इट यानी कि US, UK, JA फॉर जापान, CA फॉर कनाडा, G फॉर जर्मनी, FR फॉर फ्रांस, IT फॉर इटली। तो ये 7 कंट्री क्या है G7 के मेंबर्स है। G7 को पहले क्या है एक कंट्री और उसको इंक्लूड भी किया गया था 1998 के अंदर, जिसको रशिया बोला गया, मतलब रशिया था उसको क्या इंक्लूड किया गया था 1998 के अंदर। तो G7 हैज बिकम G8। लेकिन क्या है कि 2014 के अंदर क्या है जब रशिया ने क्या किया टेक ओवर किया क्रीमिया वाला पार्ट, तो रशिया को फिर एक्सक्लूड कर दिया गया, तो वापस G7 जो है वो बन गया। मतलब G7 से G8 बना था 1998 के अंदर, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये वापस क्या है G7 बन जाता है। नेक्स्ट अगर G20 की बात करें तो G8 के अलावा यानी कि हम कह रहे हैं कि G8 में कौन होगा US, UK, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, उस उप जाका जेफर इट। ठीक है, तो ये क्या है इसके अलावा क्या है रूस हो गया G8 में आ गया, प्लस अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, EU यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं। I2 याद रखना है इंडिया और इंडोनेशिया, ME फॉर मेक्सिको, एंड XS का जो है क्यूब मैंने लगाया यानी कि SAR यानी कि सऊदी अरेबिया, SA साउथ अफ्रीका, SK साउथ कोरिया, एंड TU फॉर टर्की। ठीक है, प्लस रिसेंटली क्या है इस बार के ही मीटिंग में हम देखे भी है, इसमें अपडेट नहीं क्योंकि ये मई का है करंट अफेयर्स, तो इसमें अपडेटेड नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे क्या है याद रखना है कि रिसेंटली क्या है इस मीटिंग के अंदर जो कि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इंडिया ने क्या है अफ्रीकन यूनियन को जो है वो नया मेंबर यानी कि G20 आज के डेट में देखा तो G21 जो है वो बन गया है। अगर हम इस 49 समिट के मेजर आउटकम्स की बात करें तो मेजर जो है वो कुछ चीज़ों पे बात जो है वो कही गई है। सबसे पहले देखा जाए तो क्या है कि क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर बोला गया कि जो भी मेंबर्स आए उन्होंने नेट जीरो एमिशन हम लोग किसको कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट, मतलब ओवरऑल क्या है कि उस कंट्री में से कार्बन क्या है एमिट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से फैक्ट्री से कार्बन नहीं निकलेगा, लेकिन जितना निकलेगा उतना हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं, कार्बन एब्जॉर्बिंग की बात करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करेगा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको लिमिट करेगा 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर। ठीक है, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से लिमिट करेगा, मतलब कम करेगा ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रीसाइलेंट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेकर G7 प्रोड्यूस्ड हिरोशिमा एक्शन स्टेटमेंट ऑन फूड सिक्योरिटी। तो एक तो फूड सिक्योरिटी को लेकर, दूसरा क्लाइमेट और एनर्जी को लेकर बोला गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो EU जो है वो क्या है कि G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन हर साल क्या है एनुअल समिट को अटेंड भी करता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स और कंट्री
आर इज नॉट द मेंबर ऑफ G7 बट अटेंड द एनुअल समिट, और बट अटेंड जो है वो कर सकता है, तो उसको EU बोलेंगे, यूरोपियन यूनियन जो है वो करता है। अब देखो G7 की अगर हम बात करें तो बाई नंबर्स में देखा जाए तो वर्ल्ड में जितना ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसका 25% जो है G7 मेंबर्स से ही आता है। इन 7 कंट्री से सोचो कि वर्ल्ड में जितना कार्बन निकल रहा है उसमें से, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 200 से ज़्यादा देश है, यहाँ पे क्या है 25% जो है एमिशन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का यही 7 देश मिलकर कर ले रहे हैं। यही 7 देश जो है मिलकर ओवरऑल वर्ल्ड का जो ग्लोबल GDP है उसका 46% जो है वो इन्हीं 7 कंट्री में है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखें तो वर्ल्ड का 1/10 जो पॉपुलेशन है ये इन कंट्रीज में क्या है प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट है ADB इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी, जो कि 2023-2027 के बीच में है। तो सबसे पहला जो है ADB की हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक नए पार्टनरशिप को लॉन्च करता है जिसको हम लोग CPS कहते हैं, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी। ये क्या है कि मेन हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है कंट्री लेवल पे उसको परफॉर्म जो है वो कर रहा होता है। प्रीवियसली ADB जो है लॉन्च किया था CPS 2018 से लेकर 22 के बीच में। फिर क्या अभी अगर हम देखें तो 23 से लेकर मतलब हर 4 साल के बीच में क्या है जो 4 ईयर का एक तरीके से स्पैन है, उसके बीच क्या है ADB जो है कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्च करता है। यहाँ पे देखा जाए तो एक है कॉस्ट शेयरिंग अरेंजमेंट, जहाँ ADB और डोमेस्टिक जो कॉस्ट शेयरिंग है वो रेशियो कितना है 70-30 का है फॉर द ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द CPS पीरियड। मतलब 70% जो है वो ADB शेयर करेगा, 30% जो है वो उस रेस्पेक्टिव कंट्री जो है वो शेयर करेगा। 3 पिलर है इस स्ट्रैटेजी का। सबसे पहला जो है वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड जॉब क्रिएशन को लेकर है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ क्या है जॉब क्रिएशन हो। दूसरा जो है वो क्या है क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड ग्रीन ग्रोथ की बात कही गई है कि ओवरऑल क्या है कि जो इको फ्रेंडली है इन्वायरमेंट वो क्रिएट हो एक तरीके से, और जो भी इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस है वो हमको देखने को मिले। दोनों, एक सोशल और दूसरा इकोनॉमिक, मतलब कह सकते हैं कि जो भी सोसाइटल में जो क्लास डिफरेंसेस है, जो भी मेनली पुअर लोग है वो क्या है इस पूरे प्रोग्राम में क्या है इंक्लूसिव तरीके से क्या है शामिल जो है वो हो सके। यहाँ पे एक नाम आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अगर हम ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस के अंदर मनीला में स्थित है। 1966 के अंदर जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। आज के टाइम में अगर हम देखें तो टोटल 68 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें से 49 जो है एशिया और पैसिफिक रीजन से है और 19 जो है उसके बाहर से है। इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में इसमें है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो नॉन बोरोइंग मेंबर्स जो कि बोरो नहीं करते हैं उस कैटेगरी में US और जापान जो है उसका हाईएस्ट स्टेक होल्डिंग जो है हमको देखने को मिलता है 15.6% का। बोरोइंग कंट्री के अंदर क्या है चाइना और इंडिया जो है वहाँ पे हमको 6.4% चाइना का और 6.3% जो है इंडिया का शेयर हमको देखने को मिलता है। कुछ की रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश किया जाता है ADB के द्वारा, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एशिया इन द ग्लोबल ट्रांजिशन टू द नेट जीरो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 जो है वो पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट है 2023 का, की इंडिकेटर्स फॉर एशिया एंड द पैसिफिक है 2022। तो कुछ रिपोर्ट्स है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिससे रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आते हैं जिसको हमें याद रखना है, इससे क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कुछ ADB का प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। दूसरा जो है चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो ADB का जो है अभी ऑपरेट जो है वो कर रहा है इंडिया और ADB के बीच में। तो हमें कुछ चीज़ें याद रखना है कि इंडिया और ADB या कोई भी कंट्री और ADB के बीच में जो प्रोजेक्ट होता है 70-30 के रेशियो पे जो है कॉस्ट जो है वो बियर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वो है वेस्ट एशिया को लेके। यहाँ पे क्या है सऊदी अरेबिया के अंदर क्या है मीटिंग जो है वो हुई है NSCs की, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, इंडिया, US और UAE की। सबसे पहला देखें तो यहाँ पे क्या है एक सेकंड क्वाड जो है वो बन रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, जहाँ पे US है, UAE है, सऊदी है और इंडिया है। तो टोटल 4 कंट्री जो है वो सेकंड क्वाड के रूप में है। वेस्ट एशिया का क्वाड हम बोल रहे हैं, ये जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके क्वाड से अलग है। ठीक है, वेस्ट एशिया के अंदर जो पहला क्वाड है वो इंडिया, इजराइल, UAE और यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर हम इंडो पैसिफिक के क्वाड की बात करें तो वहाँ पे क्या है इंडिया है, US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वेस्ट एशिया का जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकंड जो क्वाड बना है, ये भी इंडिया का जो लुक वेस्ट पॉलिसी है इसमें एक तरीके से सक्सेस हमको देखने को मिलता है। 2021 में क्या है कि एक कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन भी हुआ था इंडिया और UAE के बीच में। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई आखिर वेस्ट एशिया जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए और साथ ही साथ वर्ल्ड के लिए क्यों है। तो वेस्ट एशिया में देखें तो मेनली क्या है कि एनर्जी का रिसोर्सेज जो है वो प्रेजेंट है वेस्ट एशिया के अंदर। क्या है कुछ कंट्रीज में, खासकर अगर हम देखें सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान है, इराक है, UAE है, इसमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिजर्व जो है वो प्रेजेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक जो है लोकेशन है यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में, एक रोड का काम करता है, एक लिंकेज का काम करता है वेस्ट एशिया हमारा। बहुत सारा क्या है हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी जो है उस रीजन से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो वॉर है इसके अंदर, जैसे इसराइल का पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, फिर सीरिया सिविल वॉर है, तो जो ईरान और जो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में टेंशन है वो भी क्या हमको देखने को मिलता है। रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, जैसे कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड के मेजर 3 रिलीजन अगर हम देखें तो एक क्रिश्चियनिटी, दूसरा इस्लाम और तीसरा अगर देखें तो जुडाइज्म। सबका बर्थ प्लेस जो है वो हम आज के डेट में जहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया भी है जेरूसलम, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है कंट्री जिसमें सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है, वहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो भी हो रहा है, जिसके कारण जो भी FDIs वगैरह है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है एक तरीके से आ रहे इस रीजन के अंदर। एक ये भी हमको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उसका एटलीस्ट 12% जो ट्रेड है वो सीयूज कैनाल के थ्रू जो है इंडियन ओशियन से क्या है मेडिटेरेनियन सी तक जाता है, एंड वाया द रेड सी हम कह सकते हैं कि रेड सी इंडियन ओशियन से रेड सी से क्या है मेडिटेरेनियन सी जो है वो पहुंचता है ट्रेड जो भी हमारे गुड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम फर्स्ट
क्वाड की बात कर रहे हैं जिसको I2U2 कहते हैं, यानी कि इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ठीक है। तो I2U2 की बात करें तो यहाँ पे पहली बार जो है मेंशन किया गया था 2021 के अंदर अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद, जो कि इजराइल और UAE के बीच में जो है वो साइन हुआ था। एंड किन इशूज़ को लेके ये साइन हुआ था, तो एक है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट को लेके इस रीजन के अंदर। अगर हम एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो जो I2U2 है, इनके बीच कुछ एरियाज के बीच में कॉपरेशन की बात कही गई है, जैसे वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ये सारे एरियाज है। 2021 के अंदर ईरान और चाइना ने भी क्या है कि एक लॉन्ग डिस्टेंसिंग 25 ईयर कॉपरेशन जो है वो साइन किया है। कुछ हमको देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड में इस रीजन में, वेस्ट एशिया के अंदर अगर हम देखें तो दो ग्रुप में बढ़ता हुआ दिखता है। एक तरफ क्या है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया, ईरान, टर्की है। दूसरी तरफ इंडिया, सऊदी अरेबिया, USA, UAE जो है वो अदर साइड में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, जिसको PIC भी हम कह रहे हैं। रिसेंटली 3rd फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट जो है वो हुआ है पोर्ट मोर्सबी में, जो कि कैपिटल है पपुआ न्यू गिनिया का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम FIPIC की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इसका जो जेनेसिस या ये लॉन्च हुआ था 2014 के अंदर। मेंबर हमको याद रखना है कि टोटल जो है 14 आइलैंड कंट्रीज को जो है वो रखा गया है, जिसमें कुक आइलैंड है, फिजी है, किरीबाती है, मार्शल आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, न्यू है, पलाऊ है, पपुआ न्यू गिनिया है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड है, टोंगा है, टुवालू है एंड वानुआतू है, ठीक है। तो ये टोटल 14 जो आइलैंड कंट्रीज है, इनको जो है इस FIPIC के अंदर जो है रखा गया है। कुछ अदर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जैसे पैसिफिक आइलैंड जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब यहाँ पे हमको फिगर में भी दिखेगा, एक हो गया हमारा पॉलिनेशिया की हम बात करते हैं, दूसरा जो है मेलेनेशिया की बात करते हैं, और तीसरा जो है माइक्रोनेशिया है। तो ओवरऑल 3 जो है, मतलब जितने भी जो हम कह सकते हैं जितनी भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है, सबको 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। सबसे बड़ा जो है पॉलिनेशिया हो गया, फिर है मेलेनेशिया, और जहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट हम कह सकते हैं आइलैंड कंट्रीज है, जिसको माइक्रोनेशिया जो हम कहते हैं। FIPIC एक तरह का इंडिया जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, उसी का क्या है एक तरीके से मैनिफेस्टेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। मतलब FIPIC एक तरीके से जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक, क्योंकि रिसेंटली हम देखते हैं कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा क्या है पैसिफिक रीजन में भी एंगेज कर रहा है। साथ ही साथ अगर देखें तो जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया का रोल जो है इन कंट्रीज के साथ हमें देखने को मिलता है। अगर हम पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की बात करें तो इनका क्या ही सिग्निफिकेंस है, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन हमें देखने को मिलता है, जो कि इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो हमको देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो पैसिफिक, हम अगर इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में इंडिया जो है वो क्या है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करता है। अगर हम इकोनॉमिक तौर पे देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस कंट्री से ही बड़ा है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे किरीबाती क्या है, एक स्मॉलेस्ट कंट्री है, जहाँ पे उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो इतना बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कारण क्या है काफी ज्यादा इकोनॉमिक तरीके से क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सप्लोर किया जा सकता है रिसोर्सेज को लेकर, जैसे नेचुरल गैसेज हो गए, या हम कह सकते हैं कि जो भी मिनरल रिसोर्सेज है उसको लेके। फिर कल्चर टाइज की भी बात करते हैं, जैसे फिजी और पपुआ न्यू गिनिया जो है, इनके अंदर भी हमको देखने को मिलता है कि जो इंडियन डायस्पोरा के रहने वाले लोग जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन कल्चर को वहाँ पे। एंड जिसके कारण क्या है कि बहुत पहले से क्या है हमको इंडिया के साथ उनका हिस्टोरिकल टाइज भी देखने को मिलता है। कि कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी क्या है कि अगर कल्चर की हम बात करते हैं, जहाँ लैंग्वेज है, एजुकेशन है, तो अगर वो सारी चीज़ें क्या है सिमिलर रहेंगी, या वहाँ पे क्या है एक तरीके से हमको समझ में आएगा कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो काफ़ी इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी बाहर, अगर कोई देश के बाहर जो भी लोग रह रहे हैं वो इंडिया के बारे में वहाँ रहने वाले लोगों के ही थ्रू क्या होता है जान पाते हैं। तो कल्चरल टाइज के लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक किसी भी कंट्री के अंदर दूसरे कंट्री का डायस्पोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। फिर कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलता है कि इस रिलेशनशिप में सबसे पहला क्या है कि ग्लोबल पावर से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया के पास क्या है लिमिटेड, हम कह सकते हैं कि फंड रेजिंग कैपेसिटी है। फंड जैसे चाइना जो है वो US है, जापान, रशिया, ये सब काफ़ी ज़्यादा क्या है अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रखते हैं। अनयूटिलाइज ट्रेड पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, जिसमें अगर हम देखा जाए कि टोटल एनुअल ट्रेड जो है वो मात्र अभी $300 मिलियन का है, जो कि इंडिया और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, उसको बहुत ज़्यादा हम बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं एक और है कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो चेंज करने की जरूरत है। कि जहाँ पे हम जो PIC की बात करें तो पहले क्या है रिलेटिवली उसको निगलेक्ट किया गया था, अब जाके हम इंगेज जो है करना स्टार्ट किए, तो हमसे पहले जो वहाँ पे होंगे जैसे दूसरे कंट्रीज, वो हमसे ज़्यादा क्या है एक एज लेके बैठे होंगे हमसे। अगर हम कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें जो कि PIC के द्वारा लॉन्च हुआ है, सबसे पहला जो है वो ये कि प्रोवाइडिंग एनुअल ग्रांट इन एड की हम बात करते हैं, एक्सटेंडिंग वीजा ऑन अराइवल एट इंडियन एयरपोर्ट्स की, उस कंट्री से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको क्या है ऑन अराइवल जो है हम वीजा जो है प्रोवाइड करेंगे। पैन पैसिफिक आइलैंड नेटवर्क टू इंप्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी की, एक तरीके से जो हम कह सकते हैं जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए भी काम किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट हमको देखने को मिला कि इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो है 2017 में एस्टैब्लिश हुआ। फिर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसको HADR कहते हैं, जो कि हमको कोविड-19 के भी समय देखने को मिला था। बिजनेस एक्सेलेरेटर की बात करते हैं FIPIC के लिए तो 2015 में देखने को मिला। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है विच वाज लॉन्च्ड बाय द PIC, जिसको हम लोग पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो एज पर US नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट 2017 के हिसाब से इंडो पैसिफिक रीजन को बोला गया कि जो रीजन
इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे स्थित है और यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट कोस्ट तक, मतलब इंडिया के वेस्ट कोस्ट से लेके यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट कोस्ट तक जो रीजन हमें देखने को मिलता है उसी को हम लोग इंडो पैसिफिक जो है वो कह रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो इफ्टा ट्रेड पैक्ट को लेके, इंडिया इफ्टा ट्रेड पैक्ट को लेके। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया का रिसेंटली क्या है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हुआ है किसके साथ, जो इफ्टा कंट्रीज है यानी कि आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखें तो उसका नाम जो है रख दिया गया यहाँ पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको टेपा कहते हैं। मतलब ये जो इफ्टा कंट्रीज के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसी चीज को हम टेपा यानी कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कह रहे हैं। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो भी ट्रेडिंग कंट्रीज है या पार्टनर्स है वो क्या है एक दूसरे के कंट्रीज में लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटीज को, मतलब एक दूसरे के गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज लगेगा उसको क्या है काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स को एक्सचेंज जो है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। अगर हम इफ्टा की बात करें तो इफ्टा एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द प्रमोशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड। इफ्टा के कंट्रीज वैसे कंट्रीज है जो कि यूरोपियन यूनियन के क्या है पार्ट नहीं है, और ये बनाया भी गया था इसलिए ताकि वैसे स्टेट जो कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहते वो इस इफ्टा को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम इफ्टा के ट्रेड की बात करें इंडिया के साथ, तो हमको देखने को मिलता है कि इंडिया जो है वो इफ्टा का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इफ्टा कंट्रीज के अंदर, पहले अगर हम देखें तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 1.74 यूएस बिलियन डॉलर्स का था, और ये थोड़ा घट गया 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में क्या है 1.6 बिलियन डॉलर्स का हमें देखने को मिलता है। इंपोर्ट की वहीं पे बात करें तो इंपोर्ट क्या है कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 25.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, जबकि अभी अगर हम देखें लास्ट ईयर तो 22-23 की बात करें तो वो 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो है वो हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा नाटो प्लस। अगर हम नाटो प्लस की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन प्लस की हम बात कर रहे हैं। +5 क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है जहाँ पे नाटो +5 जो अलाइड नेशन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है और साउथ कोरिया जो है वो डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए क्या है एक तरीके से आपस में कोऑपरेट करते हैं। नाटो क्या है एक 31 मेंबर मिलिट्री अलायंस है जिसमें 29 जो है यूरोपियन नेशंस के स्टेट्स है या कंट्रीज है और 2 जो है अमेरिकन कंट्रीज है। इसमें अगर हम देखा जाए तो एक और टर्म आता है जो है मेजर नॉन नाटो अलाई स्टेटस की हम बात करते हैं, यानी कि क्या है ये एक यूएस लॉ के अंदर एक डेजिग्नेशन है जहाँ पे क्या है कि नाटो के कंट्रीज नहीं होने के बावजूद क्या है यूएस के अंदर एक अलाई वाला स्टेटस यानी कि मेजर नॉन नाटो अलाई का स्टेटस जो है वो दिया जाता है, जिसके थ्रू अगर हम देखें तो सर्टेन डिफेंस एरियाज में जहां पे ट्रेड और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की हम बात करते हैं वहां पे क्या है सपोर्ट किया जाता है या एडिशनल प्रिविलेजेस होता है उन कंट्रीज को जो MNNA स्टेटस को होल्ड करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हम MNNA स्टेटस की बात करें तो ये देखने को मिलेगा कि ये मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस तो देता है लेकिन कोई भी सिक्योरिटी कमिटमेंट नहीं। जैसे नाटो का क्या है कि नाटो के अंदर जो आर्टिकल 5 हम पढ़ते भी है कि उसके अंदर क्या है कि अगर किसी भी एक नाटो कंट्री पर अटैक होता है तो पूरे नाटो पे जो है वो अटैक माना जाएगा, पूरे नाटो कंट्री जो है वो रिटेलिएट करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कोई डिफेंस में ट्रेड जैसे आर्म्स की हम बात कर रहे हैं या दूसरा कोई भी जो कॉपरेशन है जैसे कि जो भी हम कह सकते हैं सिक्योरिटी कॉपरेशन है, उन सब चीज़ों में तो मदद मिलता है लेकिन कोई भी डिफेंस कमिटमेंट नहीं है कि भाई तुम पे अटैक होगा तो हम अपने तरफ अटैक मान लेंगे, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या है 30 ऐसे अदर कंट्रीज को एक तरीके से स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसमें मेजर जो अगर हम कहें तो जैसे जापान है, साउथ कोरिया, इजराइल है, इनको क्या है MNNA स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। इंडिया के पास ये स्टेटस नहीं है, मतलब इंडिया को ये स्टेटस नहीं मिला हुआ है। इंडिया इज नॉट अ MNNA स्टेटस होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो है वो जो 75 ईयर जो है पूरे हो गए, लगभग जो 7 लाख पैलेस्टीनियन जो है डिस्प्लेस हुए थे उस चीज़ को लेके। तो एक डिक्लेरेशन हमको 1970 में देखने को मिलता है ब्रिटेन के द्वारा, जिसको बाफर डिक्लेरेशन हम कहते हैं, जहाँ पे बोला गया था कि एक पैलेस्टीन के ही अंदर क्या है एक जूइश स्टेट जो है वो बनाया जाएगा। 1920 से लेकर 40 के बीच में क्या है यूरोप में काफी ज्यादा परसिक्यूशन हो रहा था ज्यूस पीपल का, तो वो क्या है माइग्रेट करना स्टार्ट किया और पैलेस्टीन की तरफ माइग्रेट किए। 1947 के अंदर क्या है ये जो मामला है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाता है, एंड जहाँ पे क्या है यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या है स्प्लिट करने की बात करते हैं कि पैलेस्टीन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाएगा, एक तरफ जूइश होंगे, दूसरी तरफ क्या होंगे अरब स्टेट होंगे। ये जो बात है अरब स्टेट के द्वारा क्या है रिजेक्ट कर दी जाती है, एंड फिर उसी के जस्ट 1 साल के बाद 1948 में क्या है इसराइल ने डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है स्टेट ऑफ इसराइल जो है वो है, मतलब एक कंट्री के रूप में डिक्लेरेशन इसराइल के द्वारा देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है कि अरब और इसराइल के बीच क्या है वॉर स्टार्ट हो जाता है। सीज फायर के दौरान क्या है कि जॉर्डन जो है ऑक्यूपाई कर लेता है वेस्ट बैंक को, इजिप्ट जो है वो क्या है गाजा को ऑक्यूपाई कर लेता है और जेरूसलम जो है वो डिवाइड होता है इसराइल और जॉर्डन के बीच में। फिर 19 ऐसे ही फिर चलता आता है। फिर 1967 के अंदर क्या है कि 6 दिन का जो है लगातार वॉर होता है अरब और इसराइल के बीच में, जिसमें इसराइल जो है वो क्या है गेन कर लेता है अपने टेरिटोरियल कंट्रोल को सिनाई पेनिनसुला का, गाजा स्ट्रिप का फ्रॉम इजिप्ट, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम फ्रॉम जॉर्डन एंड गोलन हाइट जो है वो सीरिया से। इसराइल अभी तक क्या है होल्ड करता है वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है और ईस्ट जेरूसलम वाला जो रीजन है वो अभी तक क्या है इसराइल के पास है। इंडिया का जो पॉलिसी है इसराइल की तरफ या टुवर्ड्स हम कह सकते हैं तो वो क्या है डी हाइफेनेशन पॉलिसी को फॉलो करता है इंडिया, जहां पे उसका अपना ही अपने इंटरेस्ट पे क्या है इसराइल के साथ अलग टर्म्स एंड कंडीशन है वो, और मतलब इसराइल के साथ भी बात हो रही है और दूसरी तरफ क्या है पैलेस्टीन के साथ भी क्या है बात होती है, जहां पैलेस्टीन से अलग बात कर रहा है इंडिविजुअल लेवल पे और इसराइल के साथ क्या है अलग जो है वो बात है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस नोटिसेस। अगर हम एडवांस नोटिसेस की बात करें तो रिसेंटली क्या है यूएस जो है वो प्रपोज किया है एडवांस नोटिस को लेके, जो टैरिफ चेंजेस है और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है फॉर IPEF। IPEF कौन है तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ही क्या है
लेड एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जिसके अंदर 14 जो है वो पार्टनर्स है, इसके अंदर इंडिया भी जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम इस IPEF की बात करें तो वर्ल्ड का 40% ग्लोबल GDP जो है वो यही 14 कंट्री जो है रिप्रेजेंट जो है वो कर रही होती है, और 28% जो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है याद रखना हमको कि 4 पिलर्स पे जो है वो बेस्ड है। सबसे पहला जो पिलर है वो है ट्रेड का, दूसरा जो है हम कह सकते हैं कि वो है सप्लाई चेन्स का, तीसरा जो पिलर है वो है क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का, और लास्ट जो पिलर है वो है टैक्स और एंटी करप्शन का। तो नेक्स्ट है बिजनेस रेडी या बी रेडी प्रोजेक्ट की हम बात करें तो रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो लॉन्च किया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को। बिजनेस रेडी क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्शन है कि कोई भी कंट्री जो है वो कितना ज़्यादा बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है उसके लिए क्या है प्रिपेयर्ड है, कि उसके अंदर जो है वो कंट्री के अंदर कितना ही इन्वेस्टमेंट को लेके जो है वो माहौल है वो बना हुआ है। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए क्या है, एक तरीके का रिपोर्ट है जिसको हम लोग बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है वो कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 2021 के अंदर क्या है, वर्ल्ड बैंक जो पहले एक रिपोर्ट लेके आती थी जिसको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं, उन्होंने उसको स्क्रैप करके ही क्या है बिजनेस रेडी जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट जो है वो फोकस करता है 10 टॉपिक्स के ऊपर जो किसी भी फर्म का लाइफ साइकिल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि बिजनेस एंट्री को लेके है, बिजनेस का लोकेशन कहाँ है, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मार्केट कंपटीशन है, एंड लास्ट क्या है बिजनेस इंसॉल्वेंसी को लेके भी है कि अगर इंसॉल्वेंट होगा तो उस केस में क्या हम कह सकते हैं रेमेडियल मेजर्स हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पहला जो रिपोर्ट है वो 54 इकोनॉमीज को कवर करेगा एंड पब्लिश होगा 2024 के ही अंदर, एंड फर्दर उसको स्केल अप भी करके क्या है बाद में 180 इकोनॉमीज को भी कवर किया जाएगा 25-26 के अंदर। तो ये जो है वो बिजनेस रेडी है या बी रेडी प्रोजेक्ट हमको याद रखना है। इसमें जो याद रखना है वो यही है कि वर्ल्ड बैंक पहले जो रिपोर्ट लेके आती थी जिसको डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कहते थे, उसी को स्क्रैप करके क्या है बी रेडी प्रोजेक्ट जो है लाया गया है। तो नेक्स्ट है इनोवेटिव फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस चीज को अनाउंस किया है। इसका क्या है, एक मल्टी डोनर फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी है जिसका मेन गोल जो है वो क्या है कि जो भी एशिया और पैसिफिक के अंदर क्या है जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके खिलाफ क्या है कि एक तरीके से क्या है उसको काउंटर जो है वो किया जाए। अब इफकैप की बात करें तो इट इज अ लैंडमार्क प्रोग्राम ऑफ ADB विद इनिशियल पार्टनर्स बीइंग डेनमार्क है जो पार्टनर है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। अब यहाँ पे देखने को मिला कि भाई इफकैप की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एशिया एंड पैसिफिक जो है वहाँ पे फ्रिक्वेंटली क्या है बहुत ज्यादा क्या है चेंजेस जो है क्लाइमेट में हमको देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल या प्रोन एरिया जो है यही रीजन हमको देखने को मिलता है, हरिकेन्स, ड्रॉट, हीट वेव्स, फ्लड्स या सी लेवल का जो राइज होना, ये सारी चीजें यहीं पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट जो है हमको नजर भी आ रही होती है। कुछ बेनिफिट्स है जैसे इफकैप का अगर पहला देखें तो मल्टीप्लायर इफेक्ट है जहां पे $1 की गारंटी के लिए क्या है ADB विल बी एबल टू एक्सलेट अप टू $5 इन मच नीडेड क्लाइमेट फाइनेंस। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि $1 जो है उसकी गारंटी के खिलाफ क्या ADB जो है जब भी क्या है क्लाइमेट जो है चेंज के लिए नीड होगा तो उस केस में क्या है जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है तो लगभग $5 जो है मतलब 1:5 का जो हमको मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है देखने को मिल रहा है। तो यही हमको याद रखना है। बस इसमें जो याद रखने वाला पॉइंट वही है कि इफकैप जो है वो क्या है कि ADB के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है कहाँ पे, तो एशिया एंड पैसिफिक किसके अगेंस्ट, तो क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। और जो इनिशियल पार्टनर्स है डेनमार्क है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमको याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को लेके। रिसेंटली क्या है कि पहली बार क्या है एक इंडियन अमेरिकन जो है वो क्या है अपॉइंट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिनका नाम जो है वो अजय बंगा है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट क्या है, एक एक्स ऑफिशियो चेयर होल्डर है ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि IDA के। तो इनके क्या है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जो होते हैं वर्ल्ड बैंक के वो क्या है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। ये एक डिक्लेरेशन है जो कि US और साउथ कोरिया के बीच में है, बायलैटरल रिलेशन है उनका, उसका 70th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। अब ये डिक्लेरेशन क्या है जो न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी है इस रीजन के अंदर, ताकि क्या है नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जो है साउथ कोरिया जो है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं न्यूक्लियर कंट्री के रूप में नजर आए, इस चीज को लेके है। अब इस डिक्लेरेशन के अनुसार क्या है असल में देखा जाए तो कोरिया के अंदर क्या है अमेरिका जो है वही क्या है उसके न्यूक्लियर पॉलिसी को जो है वो हैंडल कर रहा होता है। जैसे हम देखें तो जो अमेरिकन न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है वो क्या है जो कोरियन पेनिनसुला है उसके अंदर क्या है डिप्लॉय किया जाएगा। US जो है वो साउथ कोरिया के न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, और ये भी क्या है कंफर्म करेगा कि साउथ कोरिया जो है खुद अपना जो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उसको डेवलप ना करे। हमें ध्यान में ये रखना है कि ये जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन है वो अलग है। 1994 में जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन था जो कि क्या है जो स्टेट ऑफ वॉर था बिटवीन जॉर्डन और इजराइल, जिस डिक्लेरेशन के कारण एंड हुआ था ये वॉर, वो अलग था। वो जॉर्डन इजराइल वाला 94 वाला वॉशिंगटन डिक्लेरेशन अलग है, ये वाला जो है अलग है, ये US और साउथ कोरिया के बीच में। ये हमको याद रखना न्यूक्लियर जो डिटरेंस है उस चीज को लेके। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो रिसेंटली क्या है एमी पॉप ऑफ USA जो है वो क्या है फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि हेड करेगी IOM को यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 1951 के अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन। अगर हम इसकी बात करें IOM की बात करें तो यहाँ पे क्या है एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स का। प्रेजेंटली क्या है 175 मेंबर स्टेट जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसमें इंडिया भी जो है वो एक मेंबर है। नेक्स्ट है 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जिसको IOC कह रहे हैं। तो रिसेंटली क्या है कॉन्फ्रेंस हुआ है बिटवीन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडिया के अंदर क्या है न्यू दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसको इंडिया फाउंडेशन कहते हैं, इनके बीच में। थीम क्या था, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप
फॉर ए रीसाइलेंट फ्यूचर। अब हम देखें यहाँ पे कि फर्स्ट IOC जो है वो 2016 के अंदर जो है सिंगापुर में हुआ था। मेनली क्या है कि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वैसी कंट्रीज को जो कि क्या है रीजनल कोऑपरेशन फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसको हम सागर कहते हैं। इसके अंदर जो है वो क्या करे, इन्वॉल्व जो है वो हो। अगर हम सागर की बात करें तो सागर सबसे पहले क्या है 2016 के अंदर जो है लॉन्च हुआ था, विच प्रोमोट कोऑपरेशन अमंग द स्टेट एक्टर्स एंड क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये क्या है कि ओवरऑल पीस और स्टेबिलिटी को लेकर क्या है एक तरीके से कॉन्फ्रेंस जो है हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रेटेजी हम कह सकते हैं। ये क्या है, एक तरह का ग्रेजुअल एंक्रोचमेंट है किसी भी कंट्री के द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरे कंट्री के क्या है टेरिटरी में एंक्रोचमेंट की बात करते हैं। तो ये क्या है, चाइनीज इक्विवेलेंट है टू द वेस्टर्न नोशन ऑफ सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक, जो कि क्या है डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक है, विच इज यूज्ड टू डोमिनेट अपोजिशन टेरिटरी पीस बाय पीस। जो टर्म है वो सबसे पहले क्या है एक हंगेरियन कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन मत्यास राकोसी के द्वारा जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल मतलब अगर हम देखें सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि स्मॉल टेरिटरी बाई टेरिटरी जो है कब्जा किया जाता है। मतलब थोड़ा सा गए तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो कब्जा कर लिया, फिर उस पर क्या है फिर उसके आगे तो धीरे धीरे क्या है होल्ड जो टेरिटरी है उसको क्या है कैप्चर या ऑक्यूपाई जो है कर लिया जाएगा इस टेक्निक के द्वारा। तो इसी को हम लोग सिल्क वर्म ईटिंग टेक्निक जो है स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, जो कि अगर हम देखें तो ये सिल्क वर्म ईटिंग जो टेक्निक है वो क्या है चाइनीज के द्वारा जो है वो चाइनीज आइडिया है, जो कि इक्विवेलेंट है वेस्टर्न जो आइडिया है जिसको सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक या टेक्निक कहते हैं उसके हिसाब से, कि किसी भी टेरिटरी को क्या है एक बार में कैप्चर नहीं किया जाए, पीस बाय पीस जो है वो कैप्चर किया जाए।